हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूँ। आइए एक बेहतरीन और लाजवाब तरीका से आप लोग को आज हम पढ़ाने चल रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। हम लोग जानेंगे कि दो चर क्या होता है। इसके पहले हम जो भी बात कर रहे थे, जो भी आप लोग को मैथ पढ़ाए हैं, एक चर में पढ़ाए हैं। आप लोग मेरे पढ़ाने का स्टाइल जानते हैं, हो सकता है गलत हो या सही हो, लेकिन हम एक एक चीज़ें बारीकी से समझाएंगे, बेसिक बताएंगे, फिर मैथ को बनाएंगे। आप लोग को हो सकता है कि ऐसा लगे कि सर आते हैं और आते ही मैथ को स्टार्ट करें और मैथ बनाना शुरू कर दें। वैसा नहीं करेंगे, बिल्कुल उसके पीछे का क्या राज होता है, एक एक चीज़ को लेक्चर देंगे, चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे और फिर किताब के क्वेश्चन उठा के आप लोग से बनवा देंगे। बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। एक बार मैथ पढ़िए प्रदीप सर के द्वारा। मैथ रोबो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। क्योंकि पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी 10वीं का इस 2026 में एग्जाम देने वाला, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हर एक बच्चों का आप इस वीडियो की मदद से उसको सहयोग मिले। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। चलिए दिखाते हैं कि चर क्या होता है। देखिए ये जो x है ना, इसी को चर कहते हैं। तो मान लीजिए इसके पहले हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक चर का समीकरण पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे डबल चर, यानी x चर प्लस y चर। मान लीजिए मिल के कुछ लिया है, जैसे हम कह दें। चलिए थोड़ा सा इसको समझाने के लिए बिल्कुल हम डीपली थोड़ा सा बैकग्राउंड में घुस जाते हैं। मान लीजिए बाबू किसी के पापा है, किसी के पापा है, इसको बनाते हैं बढ़िया से, और माँ है। मान लीजिए गांव का एक मेला लगा हुआ है और वहां पापा और माँ मिल के एक बच्चा को 10 रुपया दी है। समझ पा रहे? पापा और माँ मिल के एक बच्चा को 10 रुपया दी है। इस बात को मैथ के भाषा में बताने के लिए हम लोग कहते हैं कि पापा और मम्मी एक बच्चा को 10 रुपया दिए हैं। तो पापा और मम्मी, इसका मतलब पापा प्लस मम्मी मिलके 10 रुपया दी है। ये मैथ का एक बताने का लहजा हुआ, एक तरीका हुआ। अब इस चीज़ को हम बिल्कुल बेसिक से आप लोग को प्यारे विद्यार्थी जी, प्यारे बच्चा जी समझा रहे हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। देखिए अगर कल को आपसे कोई पूछे कि पापा प्लस मम्मी मिल के एक बच्चा को 10 रुपया दी है, आप लोग बताइए कि पापा का रुपया दिए हैं और मम्मी का रुपया दिए है। इसमें ऐसा कोई बैठा विद्यार्थी जो इस बात को बता सके कि पापा और मम्मी मिल के 10 रुपये दिए हैं, तो पापा का रुपया दिए हैं, मम्मी का रुपया दिए हैं। तो एक बच्चा कहेगा कि पापा 5 रुपये दिए हैं, तो दूसरा होगा कि मम्मी 5 रुपया दिए हैं, तो 10 रुपया बन गया। हो सकता है कोई बच्चा कहेगा कि पापा रुपया दिए ही नहीं है, मम्मी 10 रुपया दिए हैं, फिर भी 10 रुपया मिला। हो सकता है कोई बच्चा कल को कहे कि पापा 2 रुपया दिए हैं, मम्मी 8 रुपया दिए हैं, 10 रुपया हुआ। हो सकता है पापा 8 रुपया दिए, मम्मी 2 रुपया दिए, 10 रुपया हुआ। मतलब मान लीजिए पापा 7 रुपये दिए तो मम्मी 3 रुपये दिए, 10 रुपया हुआ। अगर पापा 3 रुपये दिए तो मम्मी 7 रुपये दिए, 10 रुपया हुआ। यानी एक बात को बताने का तरीका इतना हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल इस बात को बारीकियत से समझेंगे। ये आप लोग को 10वां लेवल में कोई टीचर बताता नहीं होगा। जो हम बताने चल रहे हैं ना, प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी, ये आप लोग को कोई टीचर बताता नहीं होगा। आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे, ऑफलाइन पढ़ते होंगे, आप जाइए पूरा यूट्यूब पर रिसर्च कर लीजिए, नहीं मिलेगा। ये जो तरीका से हम पढ़ा रहे हैं, देखिए इसका मतलब हुआ कि पापा और मम्मी मिल के 10 रुपया दिए हैं ना, तो यहाँ दो चर है। कितना चर है प्यारे विद्यार्थी? 2 चर और एक समीकरण है। पता है कि बराबर वाले भाग को समीकरण कहते हैं। तो 2 चर है और एक समीकरण है, एक समीकरण है। जब भी 2 चर रहे और एक समीकरण रहे तो हम कहेंगे कि उसका अलग अलग मान नहीं बता सकते हैं। अगर एक क्लास में 200 बच्चा बैठा है ना, तो इस बात को 200 तरीका से बच्चा बताएगा। हम सबका कहेंगे कि सही है, हम किसी का नहीं कह सकते हैं कि गलत है। इसलिए कि मम्मी अगर 5 दिए, पापा 5 दिए तो मम्मी 5 दिए। एक बच्चा कह रहा है पापा दिए ही नहीं है, मम्मी 10 रुपया दिए। एक बच्चा कह रहा है कि पापा 2 रुपया दिए हैं, मम्मी 8 रुपया दिए, तभी 10 रुपया बन रहा है। तो हम इस बात को कैसे गलत कह देंगे? यानी एक ही बात को बताने का अनंत तरीका हो गया। इसी अनडिफाइंड तरीका को हम समझा रहे हैं कि कब कब इसका मतलब सॉल्यूशन होगा और कब कब नहीं होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के बीच में और इस सूर्य के नीचे बाबू ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं बैठा है जिसको हम कह दें कि x प्लस वाई बराबर 5, तो बताइए x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। कोई इस ब्रह्मांड में
इस पृथ्वी के बीच में और इस सूर्य के नीचे कोई नहीं बता सकता है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। इसलिए कि यहाँ दो चर है। कितना चर है प्यारे विद्यार्थी? दो चर और एक समीकरण है। कितना समीकरण है? एक समीकरण है। इसलिए हम इस बात को नहीं बता रहे। हाँ, बताएंगे कब? जब दो ही समीकरण हो और दो ही चर हो। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी जी? जैसे कि इस बात को अगर आसान भाषा में कहना है तो हम एग्जैक्ट कब बता सकते हैं? देखिए उसका सलूशन बता रहे हैं। अगर हम कह दें कि पापा प्लस मम्मी मिल के 10 रुपया दिए हैं और पापा दिए हैं 2 रुपया, तो मम्मी कितना दी है? तो अब हर एक विद्यार्थी कहेगा इसको समीकरण 1 कह देगा, इसको समीकरण 2 कह देगा। कहेगा समीकरण 1 में p का मान रखने पर। देखिए अब इसी को आदमी मैथ में के सोचने लग जाता है। सच्चाई तो क्या है कि चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से लिया गया है, लेकिन इसको मैथमेटिक्स सिस्टम में कहते हैं कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर। तो p का मान 2 है, तो 2 प्लस m बराबर 10। तो m बराबर 10, यानी प्लस का होने जाएगा माइनस का 2, m बराबर कहेंगे 8। पता है प्यारे विद्यार्थी जी, अब इसका एक एक बच्चा क्लास में 200 बच्चा बैठा है, 500 बच्चा बैठा है। अब किसी बच्चा में दम नहीं है कि कह दे कि माँ अलग रुपया दिए हैं, पापा अलग दिए हैं। चूंकि यहाँ देखिए दो चर था और 2 गो समीकरण हो गया। तो जब भी दो चर हो और 2 समीकरण हो तो उसका सलूशन एक एक बता सकते हैं। जैसे आइए एक थोड़ा सा बेसिक में और आपको लेके चलते हैं। आप लोग इस बात को शायद थोड़ा सा जानते होंगे, हम आप लोग से बता रहे हैं कि मान लीजिए x का मान दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है 20, समीकरण 1। अगर आपसे कल को कोई पूछ दे कि x का मान कितना होगा, है कोई विद्यार्थी बैठा जो बता देगा कि x का मान कितना होगा? नहीं बता सकता है, ना ही y बता सकता है। लेकिन कब बता सकता है? तो देखिए इसलिए नहीं बता सकता है काहे कि इसमें दो चर हुआ। देखिए मान लीजिए ये एक चर हुआ और एक चर ई हुआ, और समीकरण कितना है बाबू? समीकरण हुआ 1। जब समीकरण हुआ 1 हुआ, चर हुआ 2 गो, तो इसका सॉल्यूशन होगा जी? नहीं होगा। कहेंगे हाँ x प्लस वाई बता सकते हैं, लेकिन ई कहिए कि x अलग कितना होगा, y कितना होगा, नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब कि क्या रीजन है कि नहीं बता पा रहे हैं? तो गुरुदेव चर 2 गो है और समीकरण 1 है, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन कब बता देंगे? तो देखिए जब चर भी बराबर हो और समीकरण भी बराबर हो। जैसे कि यहाँ 2 चर है, अगर 2 समीकरण रहे तो बता सकते हैं। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि x बराबर 7 रुपया है, x का मान 7 है। अब देखिए 2 चर है और 2 समीकरण हो गए। इसका सलूशन आराम से कर लेंगे। कहेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब समझेंगे चीज को। तो x प्लस वाई बराबर 20, तो x का मान दिया है 7 प्लस वाई बराबर 20। देखिए y बराबर 20 यानी प्लस का यानी माइनस का 7, y बराबर 13 रुपया। इसका मतलब x 7 रुपया लेके मेला में पहुंचा है तो y 13 रुपया लेके पहुंचा है। तो टोटल कितना लेके दोनों पहुंचा है कहेंगे? तो कहेंगे 20 रुपया लेके पहुंचा है। समझ पा रहे हैं चीज को विद्यार्थी जी? अब देखिए एक एक चीज, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ लेक्चर था नहीं। अब आप लोग ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। आप लोग की बात पता है, बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए अगर रैखिक समीकरण की चर्चा किया जाए ना, तो आप लोग कहते हैं जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं या रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए अगर ax प्लस ax प्लस b, ई हो गया बाबू बहुपद, और ax प्लस b बराबर जैसे 0 लगाएंगे, इसका मतलब इसी का नाम होगा समीकरण। तो भाई बहुपद है तो एक घात है, तो ये कहेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। लेकिन इसका घात 1 है, लेकिन इस समीकरण है तो कहेंगे रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण प्यारे विद्यार्थी? रैखिक समीकरण नाम हो जाएगा। दूसरा चीज, इसमें एक चर था, तो मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। लेकिन हम लोग का ये जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब कि 2 चर होगा a1 x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा, c1 होगा, b1 होगा, और a2 x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए इसका भी घात 1 ही है, लेकिन यहाँ चर 2 हो गया, इसलिए इसका नाम 2 चर का रैखिक समीकरण रखा गया है। अब तो शायद आप चीजें समझ पाए होंगे विद्यार्थी जी। चलेंगे अब इस चीज को हम चैप्टर के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, जो भी लेक्चर आते रहेगा उसको समझाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, इसको पढ़ाने से पहले आपको
मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट, हम एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए इस धरती पे जितना समीकरण होता है ना उसका कुछ ना कुछ ग्राफ होता है, समझ रहे हैं। तो ग्राफ होता है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्राफ का क्या क्या कंडीशन होगा। तो देखिए अगर A1 बाई A2 होगा बराबर B1 बाई B2 होगा इक्वल टू C1 बाई C2 होगा, है ना, ये कंडीशन हुआ। दूसरा होता है A1 बाई A2 बराबर होता है B1 बाई B2 बराबर होता है C1 बाई C2। तीसरा कंडीशन A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझेंगे। देखिए अगर पहला बार कटा हो तो कहेंगे कि गणितीय रूप में अद्वितीय हल होगा। देखिए सबसे पहले हल यहाँ लिखेंगे, हल, यहाँ लिखेंगे नीचे ग्राफ। ग्राफ चीज़ें को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, समझते चलिए आप लोग, हम समझाते चलिए। देखिए इसका हल होगा, एक हल होगा, क्या होगा, एक हल, या इसी को दूसरा भाषा में कहते हैं यूनिक यानी अद्वितीय हल। कौन सा हल प्यारे विद्यार्थी, अद्वितीय हल या एक हल। इसको कहेंगे, मान लीजिए यहाँ कटा है, कहाँ कटा है, यहाँ पे, तो इसको कहेंगे कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। देखिए इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा। इसका कोई हल नहीं होगा, जब लास्ट में कटता है ना तो कोई हल नहीं होगा। अब देखिए एक हल होता है, और मान लीजिए भाई दो रेखा है, जब कहीं कटेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लड़ेगा, और जब लड़ेगा ना तो उसी का एक हल होता है, यानी उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और देखिए प्रतिच्छेदी ग्राफ को हैंगे दर्शाते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो लड़ के काटेगा। देखिए इसका कोई हल नहीं, इसका ग्राफ बाबू होगा समांतर होगा, है कहीं नहीं हल। मतलब देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए हम इसमें और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब तक ये दोनों तार नहीं सटेगा तब तक सर्किट होगा। जब तक ये दोनों तार एक में नहीं सटेगा सर्किट होगा प्यारे विद्यार्थी जी, नहीं होगा। इसका मतलब इसी को कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा इसका, समांतर। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अब देखिए जब कहीं नहीं कटता तो कहते हैं कि एक और ढेर हल होगा, यानी इसी को कहते हैं मैथ के रूप में अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ गए प्यारे बच्चा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए इसका ग्राफ ना ये कहीं पे चढ़ के चलता है, ये कहीं पे चढ़ के चलता है, यानी उसी ग्राफ पे चलिए इसको हम नागिन वाली लाइन से दिखा दे रहे हैं समझने के लिए कि एक ही पे चलता है। तो कहेंगे कि ना कि ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा, समपाती। ग्राफ कैसा होगा प्यारे विद्यार्थी, समपाती होगा। देखिए और इसको बताने के लिए इसका हल संगत होता है, संगत हल होता है, इसका असंगत होता है, असंगत हल होता है, और इसका संगत होता है, संगत। यानी जहां भी ग्राफ के दोनों लाइन एक में लड़ जाएगा, सट जाएगा तो कहेंगे संगत है, और जब दोनों लाइन एक में नहीं सटता है इसका मतलब असंगत है। तो आप लोग शायद इस पॉइंट को क्लियर समझ पाए होंगे कि संगत को कहते हैं, असंगत। देखिए मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए एक तार ही हुआ और एक तार ही हुआ, हम इस दोनों तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। बाबू ये तार हो सकता है कि अगर एक जगह जाके सट जाएगा तो कहेंगे कि यहाँ पे आग पकड़ लेगा, आग पकड़ेगा, समझ रहे हैं ना, आग पकड़ेगा। लेकिन जब दोनों तार कहीं नहीं सटेगा आग पकड़ेगा, तो जब आग पकड़ेगा ही नहीं तो कहेंगे कोई हल नहीं होगा। उसके साथ साथ इसका ग्राफ समांतर होगा। अब देखिए आप लोग हम समझा देते हैं कि समांतर रेखा क्या होता है। दो रेखाओं के बीच के हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी हमेशा समान होगा। यहाँ आप नापिएगा उतने दूर होगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ये अनंत तक भी जाता है ना तो सब जगह 2 सेंटीमीटर होगा। तो समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं होती हैं जिसमें कहीं भी मतलब दूरी कम बेस नहीं होता है, हमेशा समान होगा। समझ रहे हैं, इस चीज को हम कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा। मान लीजिए तार एक में एक सटते गया भाई, तो इसका मतलब हर जगह सर्किट होगा, हर जगह आग लग जाएगा, अर्थात कहेंगे कि समपाती होगा। समपाती का मतलब हुआ एक ही पे चढ़ के चलेगा। दूसरा चीज कि इसका हल संगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा तब हल संगत होगा, लेकिन कोई हल नहीं है तब इसका मतलब हल असंगत होगा। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे तो आइए एक्सरसाइज 3.3 को है ना, यानी 3.1 को
बिल्कुल बेहतरीन लहजे में गर्दा उड़ा देते हैं और आप लोग को सिखा देते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग भी समझते हैं कि हम एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से सिखाते हैं। हम कभी घबराते नहीं हैं चीज़ को बताने के लिए। एक विद्यार्थी को 100 बार में समझ नहीं आता है, 200 बार समझाते हैं, शायद 200 में नहीं समझता है, 300 बार भी समझाने से हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन चीज़ें मेन मकसद रहता है कि सिखा के छोड़ते हैं। दूसरा चीज़, इसमें ग्राफ का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसमें भी चर्चा कर लेते हैं, क्यों नहीं उसको भी समझा दे। देखिए, तो एक होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब हुआ कार्तिक तल। देख समझेंगे एक बार, कार्तिक तल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा, इसी को कहते हैं कार्तिक तल। पता है बाबू, इसमें दो अक्ष होता है, एगो एक्स अक्ष होता है, एगो वाई एक्सिस होता है। इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, उसी को अक्ष पढ़ा जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पता है प्यारे बच्चा, इस दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान कई किस्म का है, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव इंसान तो दो ही किस्म का होता है, हो सकता है एक नारी हो तो दूसरा नर हो। उसी प्रकार एक्स भी दो किस्म के होता है, वाई भी दो किस्म का होता है। देखिए अब फिर आपको एक बार समझा रहे हैं, पूरा जो लाइन होता है एक्स होता है, एक्स अक्ष होता है, और जो पूरा लाइन होता है वाई अक्ष होता है। लेकिन एक्स भी दो किस्म के होता है और वाई भी दो किस्म के। अब एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाए थे हम, वहाँ आपको बताए थे कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी एक्स एक बार प्लस का होता है और एक्स इधर माइनस का भी होता है, वाई इधर प्लस का होता है, वाई इधर माइनस का होता है। अब समझेंगे, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। और इधर आता है जो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक चलता है। और इस पे प्यारे बच्चा जी +1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक चलता है। देखिए इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तिक तल। प्यारे बच्चा जी पता होगा आप लोग को एक बात, इस कार्टेशियन प्लेन है ना, इस कार्टेशियन प्लेन पर हम अक्ष को दिखा रहे होते हैं। इस धरती पे मात्र दो ही अक्ष होता है सर, एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष। एक्स भी दो किस्म के होता है, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक। एक्स एक वाई भी दो किस्म का होता है, एक धनात्मक होता है तो दूसरा ऋणात्मक। देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ दर्शा रहे हैं किसी संख्या को, किसी लाइन को दर्शा रहे हैं, तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थी कहते हैं। चतुर्थी चतुर्थांश। देखिए मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग एक चीज को एज्यूम करेंगे कि ये जो x है ना, ये प्लस में, आई वाई जो है प्लस में, इसका मतलब यहाँ x और y दोनों प्लस हो। एक बार प्लीज इस बात को समझो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट कि x है ना भाई। चलिए आपसे पूछते हैं कि x अक्ष कौन है, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक x अक्ष है। लेकिन गुरुजी यहाँ से यहाँ तक ये x अक्ष है लेकिन प्लस वाला है, यहाँ से यहाँ x अक्ष है लेकिन माइनस वाला है। हम कहेंगे कि बाबू ये कौन सा अक्ष है, तो आप लोग कहेंगे y अक्ष। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हाथ जो रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक y अक्ष प्लस वाला है और यहाँ से यहाँ तक y अक्ष माइनस वाला है। अब समझेंगे तो इसमें देखिए, इस वाले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस में है, y भी प्लस में, तो इसमें दोनों प्लस होता है। देखिए इसमें x माइनस में है और y प्लस में, तो यहाँ माइनस एक्स हो जाता है। यहाँ माइनसो एक्स में है, देख लीजिए यहाँ माइनस भी एक्स में और y भी एक्स माइनस में, और यहाँ x प्लस में y माइनस में। आप लोग समझ गए कि कौन। अब देखिए किसी बच्चा के मन में चल रहा होगा सर आप पहले एक्स को काहे लिख रहे हैं। बाबू देखिए, पृथ्वी सतह के समांतर रेखा को एक्स अक्षित कहते हैं या क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर मान लीजिए धरती के समांतर जो रेखा है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब आप लोग बताइए इस पोल को या इस खंभा को हम किस पे खड़ा किए हैं, तो आप लोग कहेंगे कि धरती पर सर खड़ा किए। तो जब हम इस लाइन को धरती पे खड़ा किए हैं तो भाई जिसके ऊपर जिस चीज को रख रहे हैं ना उसको सबसे पहले दिखाते हैं।
जैसे कि घर में ले लीजिए, मालिक जो होते हैं उनके नाम से घर चलता है, उसी तरह यहाँ मालिक जो है एक्स बैठा हुआ है, एक्स रोका है इसको, अभी एक्स हटा देंगे ना तो वाई पलटी मार देगा, गिर जाएगा, समझ गए? इसलिए हम पहले एक्स को लिखते हैं और बाद में वाई को लिखते हैं। अब दूसरा चीज आप लोग को हम समझाएंगे बाबू, अगर आपसे कल को कोई कहे कि 3,4 कहाँ होगा, तो आप लोग समझेंगे कि पहले का जो लिखा है एक्स लिखा है और वाई का मान कितना लिखा है प्यारे बच्चा, तो आप लोग कहेंगे वाई के मान 4 लिखा है। इसका मतलब आप लोग एक्स पर 3 खोलेंगे और वाई पर 4, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ है, समझ रहे हैं? तो इसको बताएंगे कि कितना है, 3,4 है। अब आपसे कोई कल को कहता है कि -2,3 कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे सर एक्स माइनस में है, तो एक्स वाला लाइन तो है, तो एक्स माइनस में 2 और वाई प्लस का 3, इसका मतलब हुआ सर कहीं ना कहीं यहाँ है, इसको दिखाएंगे -2,3 से। अब आपसे कल कोई कहता है कि -3,-4 कहाँ है, तो इसका मतलब x - 3 तो यहाँ है, और 4 कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ है, इसका मतलब हुआ इसको दिखाएंगे -3,-4 से। अब मान लीजिए कल को आपसे कोई कहता है कि 2,-3 कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे सर x प्लस में है, x प्लस में है और y माइनस में 3 यहाँ है, यहाँ इसको लिखेंगे 2,-3। अब तो शायद चीज़ें समझ पाए होंगे। देखिए अगर कम बेस यहाँ समझ में आया होगा, फिर इस चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू लेंगे तो वहाँ समझाएंगे। अब कोई कहेगा सर 0,0 कहाँ है, तो देखिए बाबू यहाँ होता है 0,0, यानी x भी यहाँ 0 है, y भी 0 है, समझ रहे हैं ना? देखिए अगर आपसे मान लीजिए ये प्लेन है, ये आपका एक खेत, अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप इस पोजीशन पे खड़े हैं, आप किसी को कोई व्यक्ति यहाँ होगा, उस व्यक्ति से अपना पोजीशन आप कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सुनिए, आप x पर प्लस के तरफ 5 चलिए और y के तरफ 4 चलिए, इसका मतलब वो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करेगा 5 बार यहाँ और y की तरफ 4 बार चलेगा, इसका मतलब यहाँ है वो व्यक्ति, खोज लेगा कि नहीं? इसका मतलब इसको दिखाने के लिए 5,4 करें, समझ गए? अब आइए क्वेश्चन के थ्रू एक एक चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम समझा रहे हैं और आप लोग समझते चलेंगे। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं और चीज़ को समझा आएंगे। इस YouTube चैनल मैथ रोबो के आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो पूरा क्लास 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पढ़ाया जाएगा, एक एक विषय को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से और एक एक चीज़ समझा रहे होंगे हम आप लोग को, और आप लोग समझ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। चलिए एक्सरसाइज 3.1 को बेहतरीन लहजे में पढ़ा रहे हैं, लिखेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? 3.1। समझ पा रहे हैं चीज़ को? चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसका पहला लेते हैं। देखिए एक तो होता है कि आप मैथ को रट लीजिए और एग्जाम पास कर दीजिए, दूसरा होता है कि मैथ को पढ़ लीजिए और समझ के अपने लाइफ में उतार लीजिए। तो जो मैथ को समझ के अपने ज़िंदगी में उतार लेता है ना, वही बच्चा सक्सेस होता है। कहा जाता है ना कि मान लीजिए आप यहाँ तो रट के हो सकता है नदी को भाई पार कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और इंटर में अगर मैथ से पढ़ रहे होंगे, वहाँ आपका ये रटने वाला मतलब विचार बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है कि क्लास 10th में मैथ रोबो यूट्यूब से पढ़ के और एक एक चीज़ को बारीकी से समझ के अपने से नया क्वेश्चन भी बने तो आप उस पर कैसे सोचेंगे। अगर क्वेश्चन नया भी बन जाता है तो उसको पढ़ के आप अपने से बना लें, हम ई पावर देंगे आपको, समझ रहे हैं ना? तो आइए कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए आफ्ताब, हम शुरू में पढ़ाने से पहले बोले हैं कि मैथ नाम का कोई चिड़िया का नाम नहीं था कि मैथ का किसी चिड़िया का नाम है मैथ। देखिए मैथ है कि जैसे मान लीजिए मेरे मम्मी और मेरे पापा, गांव का कोई मेला लग रहा है, मम्मी से बोले कि माँ कुछ पैसा दो, तो माँ बोलती है कि ठीक है कुछ पैसा हम दे देंगे, और कुछ पापा और कुछ माँ मिल के मेरे को 50 रुपया दिए। देखिए ये एक मैथ हो गया। लेकिन पापा कह रहे हैं कि हम तो दिए हैं 40 रुपया, इसका मतलब माँ कितना दी है? तो प्यारे बच्चा आप तो कहेंगे कि पापा अगर 40 दिए हैं तो माँ 10 दिए, तब तो 50 रुपया बच्चा के पास मतलब मेरे पास हुआ है। यही मैथ बन जाता है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के आदमी लिखता है, समझाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणियावी का था। आफ्ताब जो है ना अपने बेटी से कहता है, देखिए अभी एक बार इसको लॉजिक से समझाते हैं फिर बनाएंगे। मान लीजिए प्यारे विद्यार्थी आफ्ताब है, ये कौन है? ये आफ्ताब है, ये आफ्ताब की पुत्री है, ये आफ्ताब के पुत्री है।
अब आफ्ताब जो है ना अपने पुत्रिया से कहता है, बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आवी का 7 गुना था। अब आप लोग बताइए, हम अगर इसके आवी को x मान लें, इसके आवी को y मान लें, तो 7 वर्ष पूर्व में दोनों का आवी होगा कि नहीं? अरे भाई मान लीजिए आज से 7 वर्ष पहले पापा को देखेंगे तो बच्चियों तो 7 वर्ष पहले होगा, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए तो आफ्ताब का उम्र अगर वर्तमान उम्र x है तो 7 वर्ष पूर्व करेंगे, तो बेटी के भी तो 7 वर्ष पहले करेंगे। चलिए हम आपसे एक बात पूछते हैं कि आप लोग आज पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, चलिए आज से 3 वर्ष पहले आप लोग अपना आयु बताइए और हम अपना आयु बताते हैं। तो मान लीजिए आपके प्रदीप सर का आयु 24 वर्ष है और आप लोग का आयु 15 वर्ष है, तो अगर आज से 3 वर्ष पहले कहे हैं ना, तो बच्चा जी हमारे आयु में से और आपके आयु दोनों का आयु को 3 वर्ष पहले देखेंगे। ये ना है कि आप मेरे आयु को घटा लेंगे, ऐसा थोड़ा है कि आप 15 वर्ष के आज से 3 वर्ष पहले थे, नहीं। यानी इस समीकरण को, इक्वेशन को बराबर करने के लिए कहता है कि आफ्ताब और उनके पुत्री का 7 वर्ष पूर्व आयु आफ्ताब के आयु ओकरा बेटी के आयु के 7 गुना था। समझ रहे हैं? अब इसको बनाएंगे। फिर दूसरा बार कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अगर x + 3 करते हैं तो बेटियों के तो भैया मतलब बढ़ाना पड़ेगा भाई। अगर मेरा आयु 24 वर्ष है, आप लोग का 15 वर्ष है, तो आज से 7 वर्ष बाद बताइए कि हम लोग का, आपका और मेरा आयु क्या रहेगा। तो आप लोग कहेंगे सर आपका भी 7 वर्ष पहले 31 वर्ष के होंगे आप, हम लोग 7 5 22 वर्ष के होंगे। समझ रहे हैं ना? यानी दोनों में न जोड़ेंगे जी। तो वही कहा गया है कि आप आज अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु उनकी पुत्री की आयु के, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, 3 गुनी आयु थी, यानी 3 गुना। कहेंगे x + 3 बराबर 3y + 9, यानी अब सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए इसको अब हम मतलब बना के सिखा रहे हैं, चूँकि देखिए लॉजिक समझाए हैं कि जब तक आप लोग को चीज़ समझ नहीं आएगा तब तक आप लोग नया क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम बेसिक के तहत बताए हैं कि शायद आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो शायद आप लोग का डाउट नहीं रहेगा। आइए इसको हम करते हैं। कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हम कह दे रहे हैं कि माना कि, देखिए मेरे प्यारे बच्चा, ना तो आप लोग को पता है और ना ही मुझे पता है कि आफ्ताब कै वर्ष का था। समझ रहे हैं ना? ना तो आप ही लोग को पता है और ना ही मुझे ही पता है कि आफ्ताब का आयु क्या था। तो आफ्ताब का आयु पता नहीं था जी, तो हम मान ले रहे हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। समझेंगे बिल्कुल चीज को बारीकियत से। हम कह दे रहे हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, आप पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितना y वर्ष। कहा है अब से, समझेंगे क्वेश्चन को। कहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कहेंगे 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, कहेंगे प्यारे विद्यार्थी 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। इसका मतलब 7 वर्ष पहले दोनों की आयु देखेंगे तो आफ्ताब की आयु हो जाएगा, आफ्ताब की आयु -7, या फिर इसको इस लहजा में दिखा देते हैं। आफ्ताब की आयु हो जाएगा x - 7 और पुत्री की आयु हो जाएगा y - 7। अब कहा है कि आफ्ताब की आयु, कहेंगे x - 7, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब पिताजी कह रहे हैं बेटी से कि बेटी अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु का 7 गुनी आयु का था। समझ पा रहे हैं चीज को? बिल्कुल एक एक बात को समझ रहे हैं। चलिए अब इसका सलूशन करते हैं। कहेंगे x - 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे 7y प्लस माइनस गुना होगा -7 × 49। देखिए इसको चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे। चर को जब एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 7y बराबर -49, इधर माइनस का इधर प्लस का 7। कहेंगे x - 7 को y बराबर हो जाएगा -42, इक्वेशन 1। समझे प्यारे बच्चा?
समझेंगे। फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से तो कहेंगे 3 वर्ष बाद या पश्चात कहेगा। देखिए 3 वर्ष बाद कहे या पश्चात कहे, दोनों का अर्थ एक नहीं होता है। कहेंगे एक बार तो हुआ प्रश्न से, प्रश्न से, अब कहेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, फिर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अब से 3 वर्ष बाद कहेंगे, अब से 3 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो अब से 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, इसका मतलब आफ्ताब की आयु कितना होगा बताइए 3 वर्ष बाद। तो आप लोग कहेंगे सर x था, अब 3 जुड़ जाएगा, बात खत्म होता है। उसी तरह पुत्री का हो जाएगा, पुत्री की आयु भाई y था, 3 वर्ष जोड़ देंगे, बात खत्म। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब पिता कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद ना बच्ची बेटी तहरा आयु के हम कितना रह जाएंगे, 3 गुना रह जाए। समझ रहे हैं ना। इसको मतलब सोल्यूशन करेंगे x + 3 बराबर 3y + 3 3 का 9 लेंगे, x - 3y बराबर 9 - 3 x - 3y बराबर 6, समीकरण 2। अब देखिए, अब जानना है कि पिता कै वर्ष के थे और पुत्री कै वर्ष के। तो यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को हल कर लेंगे। कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने को, तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे। कहा है x - 7y बराबर -42, समीकरण 1, और दूसरा कहा है x - 3y बराबर 6, समीकरण 2। देखिए इसको हम हल करेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। देखिए बराबर संख्या काट देंगे और ये प्लस उठ के यहाँ जाएगा, तो यहाँ होगा -4y बराबर, इसको लेंगे ना तो ये हो जाएगा -48, माइनस से माइनस कर देगा, y बराबर 48/4, 12 चौका 48, यानी y बराबर 12 वर्ष। इसका मतलब हुआ पुत्री की आयु कितना होगा बाबू, 12 वर्ष। तो फिर पिता के जानेंगे, तो कहेंगे हम शुरू में आप लोग को बताए हैं कि मान लीजिए पापा प्लस मम्मी मिलकर अगर 20 रुपया दिए हैं, अगर पापा के पता चल गया कि 7 रुपया दिए हैं ना, तो कैसे मम्मी का कैसे निकालते हैं, तो कहते हैं मम्मी बराबर 20 माइनस पापा के रुपया, अर्थात मम्मी बराबर 20 माइनस पापा वाला रुपया 7 है, तो मम्मी इसका मतलब 13 रुपया। उसी तरह यहाँ करते हैं कि समीकरण 1 में y के मान डालेंगे ना तो x पता चल जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चा जी, अगर 2 समीकरण रहे और 2 ही चर रहे तो हम उसका एक एक चर का आंसर निकाल सकते हैं। इस बात को बिल्कुल आप गौर से सुनेंगे। अगर 2 चर रहे और 2 समीकरण हो तो हम एक एक चर का मान निकाल लेंगे, लेकिन 2 चर रहे और 1 समीकरण रहे तो संभव नहीं है मान निकालना। अर्थात कहेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने को, तो समीकरण 1 में जब आप y का मान रखेंगे तो y को लिखिए, x समीकरण 1 को लिखिए 7y बराबर -42। देखिए x माइनस 7 गुने y का मान कितना है, 12 बराबर -42, x बराबर कहेंगे -42, अब 12 से तो 84 ने माइनस कहने आएगा प्लस का 84, x बराबर हो जाएगा 42। देखिए कि अवताप की आयु कितना होगा जी, अवताप की वर्तमान आयु कितना था, कहेंगे 42 वर्ष। क्योंकि देखिए हम x किसको माने हैं बाबू, आप ही लोग बताओ, हम नहीं बताएंगे। माना कि अवताप की वर्तमान आयु x माने x वर्ष, तो इसका मतलब x का मान 42 आया, तो कहेंगे ना कि अवताप की वर्तमान आयु 42 वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष। शायद ये चीजें आप लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करके जो मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन था उसमें शायद 7-8 मिनट दिए हैं, चीज समझाने के लिए दिए हैं। और आप लोग भरोसा है, उम्मीद है कि बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज़ को आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लाते हैं और इसको आप लोग हम सिखाते हैं बिल्कुल एक एक चीज़ कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हम एक बार बोल दिए कि आप लोग मैथ लोगों को सब्सक्राइब करके और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ हम क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट
बिल्कुल फ्री में आप लोग को पढ़ाएंगे एक बेहतरीन तरीका से। कोई पैसा नहीं लगेगा, आप चैनल को मात्र सब्सक्राइब करिए और आराम से पढ़ाई कीजिए बेहिचक। देखिए ऑनलाइन के माध्यम से निर्धन बच्चा को भी मतलब शिक्षा दिया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग इसको दीजिए, सपोर्ट करिए। चलिए बाबू, हम आपसे कह रहे हैं, मान लीजिए एक कलम का दाम, मान लीजिए बाबू 100 रुपया है। एक कलम का दाम 100 रुपया है, तो इसमें बैठा हुआ हर एक विद्यार्थी कहेगा एक कलम का दाम 100 रुपया है, तो 2 कलम का दाम कितना होगा। 2 कलम का दाम पता है क्या कहेगा वो, कि एक कलम का दाम जब 100 रुपया में, तो 2 कलम का दाम 2x रुपया होगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही बोला है, इसलिए कि आपको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। अगर एक कलम का दाम यहाँ आप समझाते हैं कि 5 रुपया है, तो बताइए 2 कलम का दाम क्या होगा। तो आप लोग यही ना कहते हैं कि 2 गुने 5, इसका मतलब 10 रुपया। तो हम भी तो वही किए हैं कि एक कलम का दाम यदि 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो 2 कलम का दाम 2x रुपया होगा। बोल कौन सा गलत बात लिखी है भाई। यदि 1 केजी चीनी का दाम, 1 केजी चीनी का दाम मान लीजिए 40 रुपया है, तो आप लोग बताइए 2 केजी चीनी का दाम कितना होगा। 2 केजी चीनी का दाम, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव 2 को 40 से गुना कर देते हैं, 80 रुपया होगा। तो हम कहेंगे चलिए हम यहाँ 40 नहीं मान के हम x मानते हैं, तो इसका मतलब x रुपया है, तो यहाँ x आएगा, तो यहाँ 2x नहीं हो जाएगा, 2x रुपया होगा। बस अगर ये समझ गए होंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का समझिए, गर्दा उड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का गर्दा उड़ा दिए बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। अरे भाई हम मैथ को बिल्कुल ये नहीं है कि थ्योरेटिकल पढ़ा रहे होंगे, नहीं, मैथ बिल्कुल आपके लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएंगे, तुलना करके पढ़ाएंगे कि आप यहाँ देखिए, दिखा के सो डैट सामने साबित कर करके पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना। बाकी आपका काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, पढ़ते रहिए आराम से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट टीम ने, एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। हम कह देते नहीं, माना कि बल्ले की कीमत, माना कि बल्ले की, माना कि एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले की कीमत, अरे बच्चा जी 100 रुपया है, समझेंगे। माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y। हम मान लिए भाई, समझ रहे हैं ना। अब कह रहा है कि 3 बाला तथा 6 गेंद को कितना में खरीदा गया, 3900 में। तो अगर एक बाला आपको 100 रुपया मिल रहा है, तो 3 बाला कितना में मिलेगा, लिखिए एक बार प्रश्न से। तो अगर आपको प्यारे बच्चा जी मान लीजिए एक कलम 2 रुपया में मिल रहा है, तो 3 कलम 6 रुपया में, इसका मतलब गुना ही तो कर रहे हैं। तो उसी तरह एक बाला की कीमत 100 रुपया, तो कहा गया कि 3 बाला के, तो कहेंगे 3x प्लस। अब उसी तरह कहा गया कि 6 गेंद, तो एक गेंद के y रुपये, तो 6 गेंद के 6y बराबर 3900 रुपये टोटल खर्चा आया इसमें। 3 बाला के रुपया और 6 गेंद के रुपया मिला के कितना खर्चा हुआ है, 3900। चलेंगे एक बार क्वेश्चन को पुनः प्रश्न से पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से। अब आप लोग देख रहे होंगे, कहा है कि बाद में उसने एक और बाला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। अब मान लीजिए एक बाला की कीमत आप लोग जानते हैं कि 100 रुपया दिया होगा, और उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा, तो एक गेंद y देता है तो 2 गेंद के 2y दिया होगा, और टोटल रुपया कितना खर्चा किया, 1300। अब बताइए एक बाला और एक गेंद की कीमत आप नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल बताएंगे गुरुदेव, पता है क्यों, आप ही बताए हैं कि यदि 2 चर हो और 2 समीकरण हो ना, तो हम एक चर का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 चर हो और 1 समीकरण हो, तो इट इज नॉट सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चा। तो अब आइए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने। अब मेरे बच्चा आप लोग कहेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900।
समीकरण एक, और कहेंगे x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1300, समीकरण 2। समझ रहे हैं ना। अब इसको कहा है कि सोल्यूशन करिए, समझ रहे हैं। तो इसको सोल्यूशन करना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा फुल की क्या कह रहा है, सोल्यूशन करने के लिए कहा है क्या कहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में बताना। ओहो, इसको बीजगणितीय रूप में बताना है और ज्यामितीय रूप में। तो हम कहेंगे बाबू a1 बराबर कितना दिया है 3, a2 बराबर कितना दिया है, देखिए a1 होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब कहेंगे a1 बराबर 3, a2 बराबर 1, b1 बराबर कितना है बाबू 6, b2 बराबर कितना है 2, c1 बराबर कितना है 3900, c2 बराबर कितना है 1300। अब आप लोग कहेंगे गुरुदेव हम लोग जानते हैं कि a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, आप ही ना बताए थे। तो a1 का मान देखिए 3/1 बराबर 6/2 बराबर 39/1300। बस को काट देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 3 बार में, इसका मतलब 3/1 बराबर 3/1 बराबर 3/1। अब चाहिए आप लोग कुछ कंडीशन को फिर रखेंगे, याद करेंगे कि जहाँ भी हम लिखे थे शुरू में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 रहे, अगर कहीं नहीं करता है तो उसका हल अनंत होता है कि नहीं। तो कहेंगे इसका भी कि हल अनंत, इसका हल अनंत होगा। और कहा है बीज ज्यामितीय रूप में बताना है, तो इसका ज्यामितीय रूप क्या होगा, तो कहेंगे समपाती। देखिए आप लोग उस तीनों कंडीशन को याद कर लीजिए। देखिए जहाँ अनंत हल होता होगा वहाँ लिखे होंगे उनके समपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। समपाती का मतलब इसका ग्राफ जब खींचेंगे ना तो एक कहीं पे चढ़ के चलेगा, समझ रहे चीज को, बहुत चलेंगे। इसके अगला समझा रहे क्वेश्चन 3, बिल्कुल एक गर्दा मॉडल में पढ़ाएंगे आप लोगों को, भरोसा रखिए इस बात को। जब हम एक बार कह दिए हैं कि यूट्यूब पर ऐसा क्लास नहीं लेंगे कि आप लोग को लगे कि पेड बैच और फ्री क्लास अलग अलग होता है, बिल्कुल पेड बैच की तरह पढ़ाएंगे एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, आइए। बिल्कुल एक आसान भाषा में पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। हम कहेंगे माना कि, वही कहानी, माना कि 1 kg सेब का मूल्य, कहेंगे मूल्य कितना है बाबू x रुपया। हम माने हैं, पता नहीं है, हम मान लिए हैं। माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया और 1 kg क्या बोला है बाबू, अंगूर बोला है। 1 kg अंगूर का मूल्य y। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हम अपने से माने हैं। अब कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य। अब बताइए 1 kg के दाम x रुपया था, 2 kg के 2x प्लस 1 kg के y रुपया, तो 1 kg अंगूर का y रुपया आ जाएगा, मिल के कितना है 160 रुपया। समीकरण एक। पुनः प्रश्न को पढ़िए तो एक बार प्यारे स्टूडेंट, पुनः प्रश्न से इसको कहते हैं, इसको पुनः प्रश्न से कहते हैं। देखिए कहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब यानी 1 किलो के दाम x रुपया था, 4 किलो के 4x प्लस 2 kg, तो 1 किलो अंगूर के दाम y रुपया था, 2 किलो के 2y रुपया, मिल के कितना है 300 रुपया है। 300 रुपया टोटल खर्चा हो रहा है। तो समीकरण 2 कहेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने, समीकरण 1 तथा 2 को बताइए हल करते हैं या फिर इसको ज्यामितीय रूप में बता दें, आप लोग बताइए। अब आप लोग जिस तरह बोलिएगा उस तरह हम समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को उस तरह नहीं समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका x और y नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकालेंगे। लेकिन आइए हम समीकरण को तुलना ही करते रहे। समीकरण 1 तथा 2 को तुलना, मतलब जो भी समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। बाबू आप लोग कहेंगे a1 बराबर कितना है, तो आप लोग कहेंगे a1 की होता है 2।
और A2 कितना है, तो देखो है सब A1 में चलता है सब A2 में चलता है, समझ रहे ना, यानी है 1 1 में चलता है 2 2 में चलता है। तो A1 का मान 2 है, A2 का मान कितना है 4, फिर खींचेंगे B1 का मान कितना है, आप लोग कहेंगे 2 1 है, और B2 का मान यहाँ कितना है, कहेंगे 2, C1 का मान कितना है, आप लोग कहेंगे 160 है, और हम पूछेंगे C2 का मान कितना है, आप लोग कहेंगे 300। हम बताए थे बाबू समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तो देखिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अब आप लोग तुलना करो, तो यहाँ लिखेगा 2/4, यहाँ 1/2, यहाँ लिखेगा 160/300। चलिए इसको काटेगा तब लिखेगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर, मान लीजिए वो 0 16, इसको काटेगा 8 बार, इसको काटेगा 15 बार, यानी 8/15। पता है पहले विद्यार्थी जी। अब आप लोग ये बात को समझेंगे कि सर हाई वाला भाग बराबर है, तो इसको काटेंगे, समझ रहे हैं। इस चीज़ को हम इसके अगला चैप्टर में खाली यही समझाएंगे, समझ जाइए, बिल्कुल घबराइए मत। अगर ई वाला पार्ट बराबर है तो बराबर के बगल वाला को काटते हैं। मान लीजिए अगर संयोग से ई बराबर होता तो यहाँ काटते हैं, लेकिन ई बराबर है तो इसको काटेंगे। आप लोग जाके देखिए वहाँ पे हम जहाँ लिपाए होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब यहाँ कटता है ना बच्चा, तो वही उसी का हल होता है, ग्राफ होता है समांतर। हल कैसा होता है प्यारे बच्चा, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो बताइए इसको कहेंगे ना कि ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा, ग्राफ इसका क्या होगा, समांतर होगा, और हल इसका कोई हल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं चीज़, बिल्कुल एक मतलब क्या, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बताए हैं आपको, समझ जाइए। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ और समझा रहे हैं, इसको हटाते हैं और एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोगों को समझाएंगे और क्लास को पूरी कर देंगे। शायद 3 ही क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं। इसके अगला में जो अगला कंसेप्ट लेके आएंगे उसमें शायद चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर प्लस क्वेश्चन खत्म होता है। इस क्लास को यहीं पे इन करते हैं। ओके प्यारे बच्चा, आप लोग को बाय, टेकन।